हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को और अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 37 से। स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक या फिर एम करीम के किसी भी दूसरे चैप्टर के सॉल्यूशन के लिंक आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टूडेंट आज का क्लास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑब्वियसली बोर्ड की तैयारी तो कर ही रहे हैं, लेकिन आगे जिनका नीट या जेई का टारगेट है, क्योंकि आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। और साथ ही साथ आज कुछ अच्छे लेवल के मतलब कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ऑब्वियसली थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो हो सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेंगे क्योंकि आपको बेसिक से समझाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, इन द गिवन फिगर द वेट ऑफ द बडीज आर 200 and 300 न्यूटन, द पुलीज आर फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस, पुली P1 हैज स्टेशनरी एक्सल बट पुली P2 इज फ्री टू मूव अप एंड डाउन, कैलकुलेट द टेंशन T1 एंड T2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच बडी। चलिए स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में फिगर आपको दिया हुआ है, देख सकते हैं दो पुल्ली है, जो कि एक पुल्ली जो है ये फिक्स है, यहाँ वॉल से आप देख सकते हैं फिक्स है, लेकिन ये दूसरा पुल्ली जो है मूवेबल है, ये भी मूव कर सकता है अप एंड डाउन। क्लियर है। दो ब्लॉक दिया हुआ है, दोनों का वेट दिया हुआ है, इसका 200 न्यूटन और इसका 300 न्यूटन। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस ब्लॉक का मास होगा 20 kg, अगर जी का वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं जो कि वही लेंगे, और बी का मास जो है होगा वो आपका 30 kg होगा। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले समझिए कि अब तक हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जैसे हम यहाँ पर कुछ का फिगर बना दिए हैं, ये इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग पहले सॉल्व कर लिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो नोटिस कीजिए कि अब तक हम लोगों ने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व किया वहाँ पर क्या था और अभी क्या डिफरेंसेज हो रहा है, समझिएगा। अभी तक जिस भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व किए ध्यान दीजिए, वहाँ पर दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम था। जितना ब्लॉक अगर ये ऊपर जा रहा है तो जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा। दूसरे शब्दों में बेसिक लेवल में बात करें तो किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा उस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में ये भी उतना ही डिस्टेंस से नीचे आ जाएगा, सो डैट कि दोनों का एक्सेलरेशन बराबर हो जा रहा था, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, सीधे दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। यहाँ इस केस में भी जितना ये इधर जाएगा उतना ये इधर जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम। जितना अगर ये ऊपर जा रहा है तो उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन अब ध्यान दीजिए आज के प्रॉब्लम्स में और अभी वाले प्रॉब्लम्स में बात करते हैं खासकर फिलहाल। यहाँ पर ध्यान दीजिए ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कि अगर पहले तो ये पता नहीं है कि इसमें से कौन ब्लॉक जो है वो ऊपर जाएगा और कौन नीचे जाएगा, आप इसको गेस नहीं कर सकते हैं, समझिएगा। इसका दो रीज़न है। पहला, हालांकि वेट देख के आपको ऐसा लगेगा कि भाई इसका वेट ज़्यादा है 300 न्यूटन तो ये ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा और इसका वेट कम है तो ये ऊपर जाएगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेंशन भी लग रहा है, ये इस पर एक ऊपर जो टेंशन फोर्स लग रहा है वो T1 है, इस पर टेंशन T2 लग रहा है, दोनों पर अलग अलग टेंशन लग रहा है। टेंशन का वैल्यू आपको पता नहीं है, जब पता नहीं है तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं कि किस पर नेट फोर्स ऊपर लग रहा है या किस पर नेट फोर्स ऊपर या नीचे लग रहा है, ये एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते हैं। क्लियर बात है। तो पहले तो ये नहीं कह सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एक बात और भी क्लियर है कि ये दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा। क्यों? आप समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये ऊपर जाता है तो ये जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा ये उतना एक्सेलरेशन से नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है, समझिए। ये कनेक्टेड है पुल्ली के थ्रू, जो कि पुल्ली भी अप और डाउन कर सकता है। अगर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो ये पुल्ली भी नीचे जाएगा, दोनों तरफ से स्ट्रिंग, इधर से भी कुछ स्ट्रिंग नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा, सो डैट कि ये भी नीचे आएगा। क्लियर बात है। तो एक बात तो क्लियर है कि किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना डिस्टेंस अगर ये ऊपर जाता है तो आप कन्फर्मली नहीं कह सकते हैं कि उतना ही डिस्टेंस से ये नीचे आएगा, और बल्कि नहीं आएगा, अलग होगा। या फिर अगर ये नीचे जाएगा तो उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा, ये आप नहीं कह सकते। और साथ ही साथ एक्सेलरेशन का क्या डायरेक्शन होगा आप ये भी नहीं कह सकते। क्लियर है सिचुएशन, आज का डिफरेंस। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, खासकर अगेन आई रिपीट कंपटीशन के लिहाज से, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं नीट और खासकर जेईई मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जेईई एडवांस लेवल तक के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपका थोड़ा भी टारगेट है तो समझना है, बेसिक लेवल से समझाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, धैर्य रखना है, क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। तो समझिएगा
देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत बार स्टूडेंट्स जो है क्या करते हैं, बहुत बार कि अब एक अंदाज कि हाँ भाई 300 न्यूटन है तो ये नीचे जा रहा होगा, कुछ ये ऊपर जा रहा होगा, ऐसा इस तरह से मान के बना लेते हैं। कभी कभी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार उसमें गलती होने की भी संभावना होती है। साथ ही साथ हमेशा आपको कन्फ्यूजन बना रहेगा कि एक्चुअल में कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ये भी आपको हमेशा डाउट बना रहेगा। जैसे यहाँ पर आपको लग सकता है ये नीचे जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर मैं आपको बता दूं, फाइनली इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है और इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां आपको डाउट हो रहा है कि भाई एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं होगा, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको क्या करना है, आपको सीधे मान लेना है। इन जनरल आपको जैसे भी मन है, दोनों ब्लॉक जो है दोनों का एक्सेलरेशन आप सेम डायरेक्शन में मान लीजिए, दोनों का या तो ऊपर की ओर मान लीजिए या दोनों का नीचे की ओर मान लीजिए। ठीक है, एक का ऊपर मानिए दूसरे का नीचे मानिए, या फिर इसी का ऊपर मान लीजिए दूसरे का नीचे मान लीजिए। आपको पहला स्टेप है जैसे मन है वैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन। क्लियर बात है। चलिए हम सुविधा के लिए यहाँ पर मान रहे हैं कि और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के आपको समझाते हैं। ठीक है, सो डैट कि जब थोड़ा सा टफ तरीके से समझा देंगे तो आसान और भी आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, समझिए हम मान लेते हैं कि चलिए भाई ये भी ऊपर की ओर सर्टेन एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, ए ब्लॉक है तो इसका एक्सेलरेशन हम ए मान लेते हैं कि ये भी ऊपर की ओर जा रहा है और ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। क्लियर बात है। चलिए ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि ऑब्वियस है दोनों का दोनों तो ऊपर जाएगा नहीं, हम फिर भी मान लेते हैं, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, मान लेते हैं दोनों का दोनों ऊपर की ओर है। फाइनल जब आंसर आएगा तो पता चल जाएगा। फाइनल जब आंसर आएगा ना तो एक्सेलरेशन अगर ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया, ए का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब है कि हम जो डायरेक्शन माने हैं एक्चुअल में ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वहां से बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। अभी हमको शुरू में कुछ नहीं पता चल रहा है तो हम मान लिए कि दोनों का दोनों ऊपर। क्लियर बात है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंपल तरीके से अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोनों का एक्सेलरेशन भी अलग अलग मान लिए, एक का वैल्यू ए एक का वैल्यू ए बी, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था दोनों को ऊपर की ओर हमने मान लिया। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। समझिएगा ये स्ट्रिंग यहाँ से देखिए, ये स्ट्रिंग जो है सेम स्ट्रिंग है कनेक्टेड है, सेम स्ट्रिंग है कनेक्टेड है। ऐसा करते हैं सुविधा के लिए हम लोग फिलहाल, ठीक है, बाद में हम लोग T1 T2 का वैल्यू निकाल लेंगे। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग T मान लेते हैं। अगर ये T होगा तो ये भी T, आप समझ रहे हैं। T2 को हम लोग T मान लेते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आसान हो जाता है लिखने में। T2 को हम लोग T मान लिए। ध्यान दीजिएगा, जब ये T तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 2T हो जाएगा ना, क्योंकि ये मासलेस पुल्ली है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मासलेस पुल्ली। तो नेट फोर्स जो हमेशा इस पर 0 हो जाएगा, क्योंकि m का वैल्यू 0, F इक्वल्स टू ma, m का वैल्यू 0 मतलब कि फोर्स का वैल्यू नेट फोर्स 0, तो ऊपर में कुल मिला के T प्लस T 2T लग रहा है, इसका मतलब नीचे में भी इस पर 2T लग रहा होगा। क्लियर बात है, ये काम पहले भी कर चुके हैं। जब ये 2T होगा, सेम स्ट्रिंग है, इसका मतलब इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर कितना टेंशन यहाँ पर लग रहा होगा, 2T एक्सेलरेशन, 2T वैल्यू का टेंशन फोर्स लग रहा होगा। क्लियर बात है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि भाई दोनों ब्लॉक पर फोर्सेस, नेट फोर्सेस को, सब फोर्सेस को हम लोगों ने दिखा दिया, एक्सेलरेशन को हम लोग अलग अलग वैल्यू और डायरेक्शन भी मान लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज करके हम लोग 2 इक्वेशन तो लिख लेंगे। क्लियर बात है। चलिए 2 इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, एक ये ऊपर की ओर हम माने हैं कि भाई नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, नेट फोर्स ऊपर की ओर है। तो ए ब्लॉक के लिए ध्यान दीजिएगा, फॉर ए ब्लॉक के लिए हम लोग लिख रहे हैं नेट फोर्स ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर नेट फोर्स कितना हो गया, T माइनस 200 इक्वल्स टू, ठीक है, नेट फोर्स ऊपर की ओर इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास कितना है, 200 न्यूटन इसका वेट है, मतलब इसका मास होगा 20 kg। तो मास हो गया 20 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है, a 20 a नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ये पहला इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कुछ भी नया नहीं किया है। चलिए उसी तरह हम लोग कर देते हैं फॉर बी के लिए। ध्यान दीजिएगा, बी के लिए, बी का भी नेट फोर्स हम लोग ऊपर ही की ओर मान ले, नेट एक्सेलरेशन हम लोग मान लिए, हम लोग को तो कुछ पता नहीं चल रहा था, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर ही की ओर मान लिए हैं, मतलब कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 2T वैल्यू का फोर्स ऊपर लग रहा है, 300 का नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो गया, 2T माइनस 300। तो नेट फोर्स ऊपर की ओर हो गया 2T माइनस 300 इक्वल्स टू, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो इसका मास कितना हो जाएगा, 30 kg, तब तो वेट 300 न्यूटन है, तो 30 और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो गया AB। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कुछ खास नया नहीं किए हैं। ठीक है, अब लेकिन नया हम लोग करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या था कि बहुत आसानी से अगर इसका ये एक्सेलरेशन है तो इसका भी ये एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो जा रहा था, एक्सेलरेशन सेम हो जा रहा था। इस तरह के क्वेश्चन में बस
थोड़ा सा नया होता है एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन जानना भाई, कि अगर इसका वैल्यू ए है तो इसका वैल्यू कितना होगा, एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, क्या दोनों अलग अलग होगा, दोनों सेम होगा, या एक जो है दूसरे का डबल होगा या हाफ होगा, क्या होगा। इस चीज़ के लिए स्टूडेंट एक हम लोग रिलेशन यूज करते हैं। क्या रिलेशन यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ फॉर ए एंड ए बी और ए, ये दोनों का रिलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिलेशन यूज करते हैं, एक कंसेप्ट यूज करते हैं, टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, टी डॉट ए इक्वल्स टू जीरो, टी यहाँ पे टेंशन फोर्स हो और ए जो है एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहा है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट का जो समेशन होगा वो जीरो होगा। कहने का मतलब है आपको क्या करना है कि सिस्टम में, इस सिस्टम में जितने भी जो ब्लॉक्स हैं, हर ब्लॉक पर क्या होगा कि टेंशन फोर्स लग रहा होगा, हर ब्लॉक का सर्टेन एक्सेलरेशन होगा, तो उसका टेंशन फोर्स और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना है हर ब्लॉक का, दिस ब्लॉक का फिर प्लस दूसरे वाले ब्लॉक का फिर प्लस तीसरे वाले ब्लॉक का, सो डैट इतना और इक्वल्स टू जीरो कर देना है और वहाँ से आपको एक्सेलरेशन का रिलेशन निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं, पहला यहाँ पर दो ही ब्लॉक है तो दो इक्वेशन यहाँ पर आएगा, समझते हैं। पहले वाले ब्लॉक के लिए इस पर टेंशन फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, क्लियर है, और एक्सेलरेशन का भी वैल्यू हम लोग ऊपर ही की ओर मान लिए हैं, डायरेक्शन ऊपर ही की ओर मान लिए हैं। तो देखिए टी डॉट ए करेंगे तो ए डॉट बी, सिंपल जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट वेक्टर का, ए डॉट बी, ये क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यही ना होता है। चलिए ठीक है, अब इसके लिए टी डॉट ए कर रहे हैं तो देखिए इसके लिए टेंशन तो टी है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है ए, तो ए और दोनों के बीच का एंगल, तो ये भी सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन, मतलब कॉस जीरो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अब करेंगे प्लस करेंगे, समेशन है, ठीक है। तो अब दूसरे वाले ब्लॉक के लिए करते हैं, दूसरे वाले ब्लॉक के लिए टी डॉट ए मतलब टेंशन और एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट, टेंशन इस पे कितना लग रहा है 2t ऊपर की ओर और एक्सेलरेशन है ए बी, वो भी ऊपर की तरफ, मतलब ये हो जाएगा 2t इंटू ए बी और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग शुरू में ही मान लेते इसका डायरेक्शन ए बी नीचे की तरफ मानते, अगर हम लोग मान लेते, ठीक है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होता जानते हैं, 2t ऊपर की ओर होता है, ए बी चूंकि नीचे माने रहते तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है, एक ऊपर की ओर एक नीचे की तरफ, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री आता, तो cos 180 डिग्री आता तो जिसका वैल्यू होता -1, अकॉर्डिंगली यहाँ रिलेशन कुछ चेंज हो जाता, क्लियर बात है। और फाइनली आपको आप कुछ भी मानिए ऊपर नीचे जैसे जिसको जो मानना है, फाइनल आपका सबका आंसर सेम आ जाएगा, करके आपको देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया TA, ठीक है, ये हो गया प्लस 2TAB, cos 0 का वैल्यू 1 तो 2TAB इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टी कॉमन लेंगे, टी कॉमन लिए तो ये हो गया AA प्लस 2AB इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अब देखिए दो टर्म है, एक टर्म है टी और एक ये पूरा टर्म है दिस इंटू दिस, दो टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 0 है। इसका क्या मतलब होगा, या तो दोनों 0 होगा या फिर दोनों में से कोई एक 0 होगा। अब दोनों तो 0 हो नहीं सकता है, दोनों का सर्टेन वैल्यू होगा, टेंशन का भी सर्टेन वैल्यू होगा, इसका मतलब एक ही संभावना बन रहा है कि ये 0 तो नहीं होगा टेंशन, इसका मतलब ये 0 होगा, क्लियर बात है। कहने का मतलब है कि फाइनली हम लोगों को रिलेशन मिल गया AA प्लस 2AB इक्वल्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हम लोगों को तीसरा इक्वेशन मिल गया, देखिए दो इक्वेशन पहले मिल चुका था, क्लियर है। अब फाइनली हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है। कौन कौन अननोन है, एक है T टेंशन और एक है AA और एक है AB, तो 3 अननोन 3 इक्वेशन, मतलब फाइनली हम लोग ये तीनों की सहायता से सबका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं स्टूडेंट। तो बहुत जल्दी आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है पलक झपकते। ऑब्वियसली कोई मैजिक नहीं, आप समझ सकते हैं, ये वीडियो एडिटिंग का कमाल है। एनीवे आप समझ सकते हैं कि भाई 3 इक्वेशन है, 3 अननोन था, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा। बहुत तेजी से आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, हालांकि डिटेल स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, 2 इक्वेशन था, पहला और दूसरा, ये दोनों इक्वेशन में थोड़ा सा इसमें 2 से क्या किए मल्टीप्लाई किए और दोनों को माइनस कर दिए, सो डैट कि मेरा ये टी वाला टर्म कैंसिल हो जाए। यहाँ से टी का टर्म कैंसिल हो गया तो AA और AB में यहाँ से देखिए ये रिलेशन एक निकल गया। क्यों ऐसा किए भाई, क्योंकि A और AB का एक रिलेशन हम लोगों को पता है, तो ये दोनों की सहायता से T को एलिमिनेट करके यहाँ से एक रिलेशन निकालिए A और AB में, ये रिलेशन। अब ये दोनों देखिए, ये चौथा रिलेशन, चौथा इक्वेशन है, और ये तीसरा वाला, ये दोनों को हम लोगों ने कुछ बहुत आसानी से यहाँ पे सॉल्व किया, और यहाँ से सॉल्व करके हम लोगों का AA का वैल्यू इतना आ गया -1.8, ठीक है, सिंपल आगे। फिर AA का वैल्यू हम लोग इतना जो है वो क्या किए, तीसरे वाले में रख दिया, और यहाँ से AB का वैल्यू इतना आ गया। अब जब A और AB का वैल्यू निकल गया, किसी एक का यूज करके यहाँ पर देखिए पहले वाले में हम लोगों ने क्या किया, A का वैल्यू रखा और यहाँ से T का वैल्यू निकल के आप देख सकते हैं।
अब ए बी और टी टेंशन तीनों का वैल्यू हम लोगों को निकल चुका है। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखते हैं भाई, हम लोगों तो आप ये अपने ये सुविधा के हिसाब से हम लोग मान लिए थे कि भाई हम लोग को पता नहीं था, दोनों का डायरेक्शन ऊपर की ओर मान लिए थे, लेकिन आपको बताए थे कि अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने माना है एक्चुअल में उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया इसका मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने जहां माना है उसका वही डायरेक्शन रहेगा। क्लियर है? तो देखते हैं, देखिए ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या आया है स्टूडेंट? -1.8, चूंकि नेगेटिव वैल्यू आया इसका मतलब है कि एक्चुअल में आपने इसका जो एक्सेलरेशन माना है उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट है, इसका मतलब एक्चुअल में इसका डायरेक्शन जो है नीचे की ओर है। कहने का मतलब है एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। देखिए डाउनवर्ड का ये सिंबॉलिकली हम दिखा दिए, ये फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए ए बी का, बी वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए बी का वैल्यू कितना है? प्लस आया, 0.9 प्लस आया, इसका मतलब, और हम माने किधर थे? ऊपर ही, इसका मतलब जो डायरेक्शन माने हैं वही डायरेक्शन है। मतलब बी का एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया? ए बी का वैल्यू हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किधर हो गया? ऊपर की तरफ। क्लियर है? अच्छा, टेंशन का वैल्यू अलग अलग था, ध्यान दीजिए, ये T2 था, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये T2 है और ये T1 है। मतलब T2 मतलब डायरेक्ट T का वैल्यू हो गया, T का वैल्यू कितना आ गया? 164, मतलब 164 न्यूटन। ठीक है, और 2T का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ये 6 दूनी 12, 2 1 3, 328 न्यूटन, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए तो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 स्टूडेंट कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस शोन इन द फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स कनेक्टिंग द टू मासेस। द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, द पुलीज आर ऑल्सो लाइट एंड फ्रिक्शनलेस। टेक m1 इक्वल टू दिस, m2 दिस, एंड g का वैल्यू आपको लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, आपको दो ब्लॉक दिया हुआ है, 4 kg का, 12 kg का, यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोगों से दोनों ब्लॉक का क्या एक्सेलरेशन होगा और साथ ही साथ अलग अलग यहाँ पे दो स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है ध्यान दीजिएगा और एक दूसरा स्ट्रिंग है, तो दोनों स्ट्रिंग में कितना टेंशन का वैल्यू होगा ये हम लोग को निकालना है। अब अगेन आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये तो जाहिर सा बात है कि ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्योंकि जितना एक्सेलरेशन से अगर मान लिया ये नीचे की ओर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पुल्ली भी मूव करना है अप या डाउन। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कुछ पता नहीं है तो किसी का भी कोई भी डायरेक्शन और किसी का A1 A2 कुछ भी मान लेते हैं। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, अब इस बार हम लोग क्या करते हैं, ऐसा भाई लग रहा है ठीक है ना कि ये इधर तो कोई फोर्स है नहीं, तो नहीं फोर्स तो है, इस पर mg sin थीटा इधर भी फोर्स लगेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये ऊपर की ओर जा रहा है और अगर ये जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये नीचे की ओर आएगा। क्लियर है? आप दोनों का एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं कि ये नीचे नहीं भी आएगा, आप ऊपर ही मान सकते हैं, आप कुछ भी, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो हम लोग मान लेते हैं कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है ये A1 है और इसका एक्सेलरेशन जो है ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। ये A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ये A2 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है। फाइनल जो मेरा आंसर होगा, अगर दोनों का वैल्यू प्लस आ गया इसका मतलब है कि दोनों का जो डायरेक्शन माने हैं वही आंसर हो गया, वही डायरेक्शन सही है मेरा। और अगर सपोज कीजिए A2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो आप समझ सकते हैं ये नीचे जाएगा, तो इसका भी वैल्यू ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाएगा। तो वैल्यू से हम लोगों को पता चल जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा क्या करते हैं, टेंशन को दिखा लेते हैं स्टूडेंट। मान लेते हैं यहाँ पर ये टेंशन अगर ये T है तो ये सेम स्ट्रिंग है, सब जगह सेम टेंशन, तो यहाँ पर ये टेंशन T हो गया, यहाँ पर ये टेंशन T हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पुल्ली जो है ये मासलेस है, इसका मतलब हो गया यहाँ पर ये T तो ये हो जाएगा 2T, तभी तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा। और जब ये 2T होगा इसका मतलब है कि इस ब्लॉक पर ऊपर की ओर जो टेंशन फोर्स लग रहा है ये हो गया 2T। क्लियर बात है? और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा इस पर, इसका भाई वेट लग रहा होगा 12G, तो अभी G में ही थोड़ा सा रहने देते हैं। क्लियर है? अभी G में ही रहने देते हैं। और इसका इधर जो फोर्स लगेगा ये कितना वैल्यू का इधर फोर्स लगेगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा इधर स्लोप की तरफ, तो स्लोप की तरफ क्या होता है साइन वाला, मतलब mg sin थीटा, मतलब ध्यान दीजिएगा इसका मास कितना है 4mg sin थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू हाफ, मतलब ये हाफ, मतलब इधर इसका वैल्यू जो हो जाएगा 2g न्यूटन, इतना वैल्यू का फोर्स इधर लग रहा है। क्लियर बात है? चलिए सारे फोर्सेस को हम लोगों ने दिखा लिया है, तो 3 इक्वेशन हम लोगों को मिलेगा पहले वाले क्वेश्चन की तरह। दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो वहाँ से 2 रिलेशन निकलेगा और एक रिलेशन हम लोग निकाल लेंगे जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, एक्सेलरेशन का रिलेशन T.A = 0 से। ठीक है, तो 3 अननोन है यहाँ पर T, A1, A2 और 3 रिलेशन मिल जाएगा। इतना पहले सोच लेना है, दिमाग में इतना एक्सरसाइज होना चाहिए। हाउ टू थिंक, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल गया।
वो तो फिर एग्जाम में मज़ा नहीं आएगा, और एग्जाम क्वालिफाई तो आप कर ही नहीं सकते हैं। पहले सोचना है कि करना क्या है, तब बढ़ना है आगे, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसा करें कि एक्सेलरेशन का ही रिलेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, तो फॉर A1 A2 यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन का हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं। फॉर A1 एंड A2, A1 और A2 के लिए ध्यान दीजिएगा रिलेशन हम लोग निकाल रहे हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला, क्या रिलेशन, आपको क्या ट्रिक बताएं, T.A=0। अच्छा से समझ लीजिए, बुक वगैरह में ये सब नहीं मिलने वाला है। T.A=0, क्लियर है। यहाँ पे चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। इसके लिए पहले करते हैं, इसके लिए देखिए टेंशन इधर है और एक्सेलरेशन भी इधर है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 1 हो गया, ठीक है। तो मतलब T इंटू A1, इसके लिए हो जाएगा T इंटू A1 इंटू cos 0, चूंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। चलिए cos 0 लिख ही लेते हैं, फिर प्लस अब दूसरे वाले ब्लॉक का देखिए यहाँ पर। अब देखिए टेंशन ऊपर है कितना, 2T वैल्यू का, एक्सेलरेशन A2 वैल्यू का नीचे है, मतलब ये हो गया 2T इंटू A2 इंटू cos, अब यहाँ पे हो जाएगा 180 डिग्री, चूंकि दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, एक ऊपर है एक नीचे है, तो cos 180 डिग्री होगा। क्लियर बात है, इक्वल्स टू 0, फॉर्मूला के हिसाब से 0 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये हो गया TA1, cos 180 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट होता है -1, तो ये -1 ये प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इधर ये हो जाएगा माइनस, तो ये सिंपल माइनस, और ये हो जाएगा 2TA2 इक्वल्स टू 0, 2TA2 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात है, यहाँ से आपका टेंशन बाहर हो गया, मतलब आप समझ सकते हैं A1 माइनस 2A2 इक्वल्स टू 0, और इसीलिए यहाँ से क्या रिलेशन निकल गया स्टूडेंट, A1 इक्वल्स टू 2A2, A1 इक्वल्स टू 2A2। कहने का मतलब ये है, अगर हम लोग A2 को A मानते हैं, अगर A2 का एक्सेलरेशन अगर हम लोग A मानते हैं, तो A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 2A, A1 हो जाएगा 2A। क्लियर बात है, क्योंकि A1 इक्वल्स टू 2A2। क्लियर है, मतलब यहाँ से आपको हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए एक्चुअल में दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो एक्चुअल में ये 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। ये अगर A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग, आप देख सकते हैं बराबर नहीं है। क्लियर है, चलिए तो एक रिलेशन तो यहाँ से मिल गया, और यहाँ से हम लोग ऐसा किए, थोड़ा सा ये सिंपल हो गया। इसको हम A2 को A मान ली, मतलब कि A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये 2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके दोनों ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं नाउ, ठीक है। फॉर 4 kg ब्लॉक, ध्यान दीजिएगा, फॉर 4 kg ब्लॉक, 4 kg ब्लॉक के लिए इसका नेट एक्सेलरेशन जो है ऊपर की ओर है, तो इसके लिए रिलेशन क्या लिखेंगे, आपको बिगनर है तो लैंग्वेज लिखना चाहिए, लिखिएगा नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन। कितना आपको लिखना चाहिए, क्लियर है। वीडियो पॉज करके फिर से सुन के लिख लीजिएगा। नेट फोर्स अप द इंक्लाइन हम देखिए लिख रहे हैं, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, इस पर एक फोर्स T ऊपर की ओर लग रहा है, एक 2G वैल्यू का नीचे की ओर लग रहा है, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन कितना हो गया, T माइनस 2G। तो 4 kg ब्लॉक की रिलेशन हो गया T माइनस 2G इक्वल्स टू इसका मास कितना है 4, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 2A, तो 4 इंटू 2A, 4 इंटू 2A, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कितना हो जाएगा 8A। क्लियर बात है, चलिए ये पहला रिलेशन हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है, चलिए उसी तरह एंड फॉर 12 kg ब्लॉक, 12 kg ब्लॉक, अब ध्यान दीजिएगा 12 kg ब्लॉक के लिए हम लोग रिलेशन लिख रहे हैं। इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो यहाँ पर लैंग्वेज लिखिएगा नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, 12G का फोर्स नीचे लग रहा है, 2T वैल्यू का ऊपर लग रहा है, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड 12G माइनस 2T, मतलब ये रिलेशन, इसका इक्वेशन हो जाएगा 12G माइनस 2T, फोर्स इक्वल्स टू मास, इसका मास कितना है 12 kg, मास 12 इंटू एक्सेलरेशन ये इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना है A, मतलब 12A। ध्यान दीजिए, क्लियर बात है, चलिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इसको A1 A2 ही छोड़ देते, इसको A नहीं मानते, तो एक रिलेशन निकलता है A1 इक्वल्स टू 2A2, एक फिर यहाँ पर भी A1 रहता है, एक A2 रहता है, 3 इक्वेशन जैसा कि पहले बताया, वैसे भी कर सकते थे। यहाँ पर थोड़ा सा और महसूस कराने के लिए, रियलाइज़ कराने के लिए हम A2 को A मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है A और T,
क्लियर बात है, ए का वैल्यू निकल गया, कहने का मतलब है कि आपका A1 A2 का वैल्यू निकल गया, चूंकि A2 को ही A माने, समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, बाई 1 and 2, ध्यान दीजिएगा, बाई 1 and 2, अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। हम लोग का टारगेट क्या होगा, ऐसा करते हैं कि टी को पहले हटाते हैं, टी को हटाएंगे ना तो सिर्फ ए वाला टर्म बच जाएगा, ए का वैल्यू पहले निकल जाएगा। चलिए ठीक है, टी को हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये हो जाएगा 2t, और इसमें ऐड कर देंगे तब ये -2t + 2t कैंसिल हो जाएगा, इतना पहले सोच लिए। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए और इसमें ऐड किए, मतलब कि क्या किए, बाई 1 × 2 और +2, क्लियर बात है, यहाँ पर इतना लिख दिए। अब इतना करेंगे तो इधर 2t वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए है ना तो ये हो जाएगा -4g और +2 किए हैं तो +2 इधर 12g ही है, +12g = इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हो गया 16a, और इसको ये तो सिंपल ऐड कर दिए हैं तो ये है 12a, क्लियर बात है। अब यहाँ से 12 4 8, 8g = ये कितना हो गया, 16 2 18 10 28, 28a, इसीलिए a का वैल्यू कितना स्टूडेंट निकल गया, 8g/28, क्लियर है। चलिए इसका वैल्यू अब रखते हैं हम लोग 8 × 9.8 डिवाइडेड बाई 28, चूंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया था जी का वैल्यू 9.8 लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए ये 7 × 28 और ये हो जाएगा 7 14 17 98, क्लियर बात है। ये फिर 4 से 2 मतलब 2 × 1.4 मतलब ये हो गया 2.8 मीटर/सेकेंड²। ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन ए का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, इसका मतलब ए किसको हम मान लिए थे, ए मान लिए थे हम लोग A2 को, इसका एक्सेलरेशन A2 को, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब A2 का वैल्यू निकल गया, A2 मतलब 12 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना निकल गया, A2 का वैल्यू A2 को A माने हैं, A का वैल्यू आ गया 2.8, मतलब A2 का वैल्यू हो गया 2.8 मीटर/सेकेंड² डाउनवर्ड, क्लियर है A2। और इसीलिए A1 का वैल्यू कितना निकल गया स्टूडेंट, A1 का वैल्यू, अब A1 = एक्चुअल में क्या है, 2a है, 2a, A का वैल्यू इतना निकला है, मतलब 2.8 × 2, मतलब ये हो गया 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1 और 28 दूनी 56, क्लियर बात है, 5.6 मीटर/सेकेंड²। और ये चूंकि पॉजिटिव वैल्यू आया, ए का वैल्यू पॉजिटिव, ये सब का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये अप द इंक्लाइन, मतलब एक्चुअल में जैसा हम लोग माने थे वैसा ही था, क्लियर बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से A1 A2 का वैल्यू हम लोगों को फाइनल निकल गया है। नाउ फॉर T, अब टेंशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए T का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो फिर वहाँ से इसका टेंशन T का निकल जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका निकल जाएगा। चलिए T के लिए हम लोग क्या करते हैं, A का वैल्यू निकल गया है, A का वैल्यू तो किसी में वैल्यू रख देते हैं ना, बाई 1, ध्यान दीजिएगा, T = डायरेक्टली पहले लिख देते हैं 2g + 8, 2g को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 2g + 8a। चलिए वैल्यू रखते हैं 2 × 9.8 + 8 × a का वैल्यू कितना है 2.8। चलिए ये कितना हो गया, 8 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19.6, 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 दूनी 16 6 22, क्लियर है। ये हो गया 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में 2 1 3 1 4, 22 9 31 10 41 42, ठीक है, मतलब 42 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया, इसमें टेंशन का जो वैल्यू है इसके लिए क्या इसमें कुछ T1 T2 करके दिया है क्या फिगर में क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख रहे हैं ना, फिगर में कुछ नहीं दिया है तो इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ये 4 kg वाला जो है, इसीलिए 4 kg वाला जो है उसके लिए टेंशन हम लोग T4 जो लिख रहे हैं, T4 ये T है और ये कितना है 42 न्यूटन, एंड जो 12 kg वाला ब्लॉक है उस पर जो टेंशन लग रहा है, 12 kg वाला ब्लॉक पर जो टेंशन लग रहा है उसको T12 लिख दिया है। कितना टेंशन लग रहा है 2T लग रहा है, 2T मतलब ये 2 × 42 मतलब 2 दूनी 4 और 8 न्यूटन, दिस इज योर आंसर, क्लियर है। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत तेजी से, चूंकि आपको समझाते हुए चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m2 व्हेन इट मूव्स अपवर्ड ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एज शोन इन द फिगर, द स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड द पुलीज आर वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस, टेक m2 = 5 kg एंड m1 10 kg एंड g = 10 मीटर/सेकेंड²।
चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इसी को ये M2 लिखा गया है जिसका मास आपको 5 kg दिया गया है, ये M1 है जिसका मास 10 kg दिया गया है। क्वेश्चन में और भी विशेष क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये बताया गया है कि M2 kg जिसका एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है, M2 का एक्सेलरेशन निकालना है, ओके। और ये दिया हुआ है कि M2 जो है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, M2 ऊपर की ओर मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो इसका एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है, बाकी और कुछ नहीं दिया है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अगेन क्या हम लोग करेंगे, सिंपल सा तरीका, भाई दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर दिया हुआ है कि ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो मान लेते हैं इसका जो एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है ये A1 है। चलिए क्लियर है, ठीक है। और जब ये ऊपर की ओर जाएगा, पक्का बात है, जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये पुल्ली भी आगे इस तरह से घसकेगा, कहने का मतलब है ये नीचे की ओर आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं A2। क्लियर है, पहला काम कर लिए, दोनों का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखा दिया, अलग अलग A1 A2 मान लिए। अब सब पे फोर्स दिखा देते हैं। इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, 10G, ये तो बहुत आसान है। चलिए 10G मतलब सीधे लिखते हैं 100 न्यूटन, 100 न्यूटन 10 इंटू जी, जी का वैल्यू 10 ले लिए। क्लियर है, चलिए अच्छा इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो ये टेंशन इधर लगेगा ही, ऐसा करते हैं टी, तो ये इसको हम मान लेते हैं ये टी, ये सेम है, ये सेम है, तो यहाँ पर ये टी हो गया और यहाँ पर ये टी हो गया। जब ये टी चूँकि मासलेस है आपका पुल्ली, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इसका मतलब इधर इस पर टी प्लस टी 2T लग रहा है, तो इस पर इधर 2T लगेगा। अब चूँकि यहाँ से ये सेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर 2T है, इसका मतलब इस पर ऊपर की ओर इधर 2T वैल्यू का टेंशन फोर्स लगेगा। क्लियर है, चलिए अच्छा इस पर एक और फोर्स दिखाना है, इधर mg sin थीटा, ये एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, 30 डिग्री दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये 30 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो इसके इस डायरेक्शन में देखिए कितना वैल्यू का फोर्स लगेगा, ध्यान दीजिए, इधर लगेगा mg sin थीटा, तो m कितना है 5, जी का वैल्यू 10, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री मतलब हाफ, मतलब ये हो गया 2 × 10 मतलब ये 25 न्यूटन। क्लियर है स्टूडेंट, चलिए ये यहाँ पर हम इसको सॉल्व किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, हो गया 25 न्यूटन का सारा फोर्सेज को हम लोगों ने दिखा दिया। चलिए सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं A1 और A2 के बीच का रिलेशन निकालने के लिए हमारे पास रिलेशन है T.A = 0। क्लियर है, तो यहाँ से एक एक करके दोनों के लिए लिखते हैं। देखिए इसके लिए पहले लिखते हैं, इसके लिए टेंशन इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो ये हो जाएगा TA1। अब थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो cos 0 का वैल्यू 1, चलिए पुट कर दिए, 1 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्लस अब दूसरे वाले का लिखते हैं, इसका देखिए यहाँ पर क्या है, टेंशन ऊपर की ओर है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, मतलब आएगा cos 180 डिग्री, जैसा इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। अच्छा ऐसा करते थोड़ा सा ये लिख ही देते हैं, 2T × A2, T × A करना है, तो इसका टेंशन है 2T × A2 इंटू cos, दोनों के बीच का एंगल AB cos थीटा, A.P = AB cos थीटा, cos 180 डिग्री = 0। चलिए एक स्टेप लिख ही दिए, यहाँ पर cos 0 होता, आप समझ रहे हैं 1 हो जाता, प्लस cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, तो माइनस प्लस माइनस मतलब -2TA2 = 0। यहाँ से ये टेंशन खत्म हो गया, मतलब A1 - 2AT = 0, इसका मतलब A1 = 2A2। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह का रिलेशन था, और इस कहने का मतलब ये है कि अगर A2 का वैल्यू A हुआ, अगर A2 का वैल्यू A हुआ, A2 को अगर हम लोग A मान लेते हैं, तो A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, A1 ये है, इसका वैल्यू हो जाएगा 2A। क्लियर बात है, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगा इस तरह से लिखने में। इंटरेस्टिंग, यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं, अगर ये A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये 2A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस रिलेशन का यूज नहीं करते हैं तो थ्योरेटिकली या इसको प्रैक्टिकली इस तरह से देखकर बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये A एक्सेलरेशन से अगर नीचे जाएगा तो ये 2A से ऊपर जाएगा। कन्फ्यूजन हमेशा बनता है और गलती होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है, तो हमेशा इस स्टेप्स को फॉलो करना है आपको। क्लियर है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक्स के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके इक्वेशन लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ से हमारे पास ये हो चुका है। नाउ फॉर 4 kg, पहले और ये फॉर 5 kg के लिए लिख लेते हैं। फॉर 5 kg, ध्यान दीजिएगा, नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है, नेट फोर्स ऊपर की ओर, तो क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऊपर की ओर कितना हो जाएगा, इस पर T उधर लग रहा है, 25 इधर लग रहा है, मतलब नेट फोर्स अप द इंक्लाइन कितना हो गया, T - 25, T - 25। यहाँ पर आपको लैंग्वेज बल्कि लिखना चाहिए, थोड़ा भी डाउट है तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इक्वल्स टू, नेट फोर्स अप द इंक्लाइन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन। क्लियर बात है, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन कितना हो गया, T - 25 इधर हो गया, तो T - 25, इसका मास कितना है 5 kg इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की ओर कितना है 2A,
तो 2a। क्लियर है, मतलब यहाँ से एक रिलेशन निकल गया t माइनस 25 इक्वल्स टू 10a, ये पहला रिलेशन निकल गया। ठीक है, उसी तरह एंड फॉर ये कितना 10 kg का ब्लॉक है, फॉर 10 kg ब्लॉक, इसके लिए क्या, चूंकि ये नीचे की ओर आ रहा है तो लैंग्वेज यहाँ पर क्या लिखिएगा, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है, लिख लीजिए अगर थोड़ा भी डाउट है तो, बिगनर है तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो गया, 100 न्यूटन इधर लग रहा है, 2t न्यूटन ऊपर लग रहा है, तो नीचे की ओर नेट फोर्स हो गया 100 माइनस 2t इक्वल्स टू इसका मास कितना है 10 kg इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना है a 10a, तो सीधे 10a लिखते हैं यहाँ पर, सीधे ये 10a आपका हो गया, ये दूसरा वाला रिलेशन। क्लियर है। अच्छा देखिए, पहला और दूसरा से यहाँ से टेंशन का वैल्यू निकलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखिए दोनों तरफ का 10a बराबर है, इसका मतलब सीधे बाई 1 and 2 सीधे हम लोग कर देते हैं, इधर का और लेफ्ट हैंड साइड और इधर का दोनों तरफ बराबर होगा, मतलब t माइनस 25 इक्वल्स टू 100 माइनस 2t, यहाँ से ये माइनस 2t इधर गया मतलब 3t हो गया, ये 125 उधर गया तो 125 हो गया, और यहाँ से t का वैल्यू हो गया 125/3। तो ऐसा करते हैं अब यहाँ से, इसलिए बाई 1, चलिए 1 में हम लोग क्या करते हैं, t का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए t इक्वल्स टू क्या है, ये इतना, तो 10a इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा t माइनस 25 है ना, तो t का वैल्यू है 125/3 माइनस 25, ध्यान दीजिएगा t का वैल्यू जो है 1 में हम लोगों ने पुट कर दिया, सो डेट कि यहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा, तो 10a को इधर ले आए, 10 इक्वल्स टू क्या है t माइनस 25, t का वैल्यू इतना रखें। अब यहाँ से देखिएगा 125 माइनस ऊपर में क्या है 3 इंटू 25 मतलब 75, तो 125 माइनस 75 ऊपर में, मतलब ऊपर में बच गया आपका 50/3, 10a इक्वल्स टू 50/3, इसका मतलब इसीलिए a का वैल्यू कितना निकल जाएगा स्टूडेंट 5/3। क्लियर है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है a1, ये हम लोगों को इसका एक्सेलरेशन निकालना है, इसलिए a1 इक्वल्स टू क्या हो गया 2a का मतलब 2 इंटू 5/3 मतलब 10/3 मतलब 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, टू masses m and 2m are connected by massless strings which passes over a weightless and frictionless pulley as shown in the figure. The masses are initially held with equal lengths of the string on either side of the pulley. Calculate the velocity of the masses at the instant the lighter mass moves up a distance 6.54 meter. The string is suddenly cut at that instant. Find the time taken by each mass to reach the ground. Take g equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट सिचुएशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो ब्लॉक आपको दिया गया है, एक m मास का एक 2m मास का। ठीक है, इनिशियली जो है दोनों सेम लेवल में है, ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है दोनों तरफ सेम है। चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये लाइटर मास जो है मतलब m मास वाला जो है ये क्या होगा, ये हैवी मास है, तो हैवी मास है तो ये नीचे आएगा, ये क्या ऊपर जाएगा। अच्छा, सेम एक्सेलरेशन से, ये चूंकि सेम स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ये जितना एक्सेलरेशन से नीचे आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ये लाइटर मास जो है जब 6.54 मीटर ऊपर चला जाता है, 6.54 मीटर जब ऊपर चला जाता है तब दोनों ब्लॉक का क्या स्पीड होगा। यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में और भी दिया गया है, इनिशियली दोनों का जो ग्राउंड से जो सेपरेशन जो हाइट जो है वो 13.08 मीटर इतना आपको दिया गया है। तो जब इतना डिस्टेंस ऊपर जब ये चला जाएगा तो दोनों का इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या होगा, और साथ ही साथ जब ये इतना ऊपर चला जाएगा तो क्वेश्चन का दूसरे पार्ट में कह रहा है कि अचानक स्ट्रिंग को क्या करते हैं हम, सीधे ऐसे कैंची से ऐसे ऐसे काट देते हैं। तो काट देते हैं तो ये तो ऊपर में यहाँ पर है, तो अब यहाँ से इसको फाइनली ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, और इसको ये तो कुछ ये भी नीचे आ गया होगा तो इसको फिर फाइनली आने में ग्राउंड पर कितना टाइम लगेगा। क्लियर बात है, क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। चलिए ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहला पार्ट है कि भाई दोनों का स्पीड क्या होगा। ये तो क्लियर बात है कि जब ये 6.54 मीटर ऊपर जाएगा तो ये 6.54 मीटर नीचे जाएगा, ये तो क्लियर बात है ना। चलिए ठीक है, ये कुछ इस तरह का पाथ को फॉलो करेगा और ये हम मान लेते हैं ये आपका आ जाएगा, ये आपका जो है 2m मास का जो है, और ये आपका नीचे आ गया 6.54 मीटर, ये आपका नीचे आ गया 6.54 मीटर, ये आपका नीचे आ गया। तो उस समय इसका स्पीड, ठीक है, इसका स्पीड और इसका स्पीड, दोनों का स्पीड हमसे पहले पार्ट में पूछ रहा है।
अब एक बात तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का स्पीड सेम होगा। क्यों दोनों का स्पीड सेम होगा? देखिए इनिशियली दोनों का वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू 0 है, ठीक है। दोनों सेम एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन से ये ऊपर गया उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है। अच्छा, दोनों सेम डिस्टेंस, ये 6.54 मीटर चलने के बाद इसका स्पीड निकालना है, इसका भी 6.54 मीटर चलने के बाद निकालना है। तो भाई स्पीड तो सेम ही होगा ना, दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम था, दोनों सेम डिस्टेंस के बाद पूछा जा रहा है कितना स्पीड होगा। मतलब अगर इसका स्पीड को हम v दिखा रहे हैं तो इसके स्पीड को भी यहाँ पर हम v दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम है हम लोगों को दोनों का स्पीड निकालना है v। अब v कैसे निकालेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप सोचते जा रहे हैं। v कैसे निकालेंगे भाई? तो सिंपल s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो भी बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उसको आप यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये ऊपर की ओर जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन a से जा रहा है, ये नीचे की ओर कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से नीचे की ओर आ रहा है। तो आप यूज कर सकते हो वो सब इक्वेशन। चलिए अब कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो यहाँ पर चूंकि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है कि इतना डिस्टेंस के बाद कितना स्पीड होगा, सेम इतना ही डिस्टेंस का कितना स्पीड होगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u आपका 0 है, तो वहाँ से आपको v निकल जाएगा, चूंकि s का वैल्यू 6.54 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? इतना माइंड में एक्सरसाइज करना होगा पहले। चलिए ठीक है नाउ, तो अब दोनों का स्पीड सेम है, ये तो आप समझ गए। तो हम लोग v का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, रिलेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू 0 है, शुरू में इनिशियली जो है हेल्ड फिक्स किया हुआ, मतलब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 इंटू, अरे यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू स्टूडेंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आप जाकर देख सकते हैं। जब भी इस तरह का सिचुएशन है या और भी बहुत सारे क्वेश्चंस में में इसी चैप्टर में हम आपको बताए हैं कि जब सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तो डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो इनडायरेक्ट मेथड ये है कि दोनों का आप टेंशन जो कि टी सेम होगा, तो दोनों के लिए इधर mg इधर 2mg, दो इक्वेशन लिखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का यूज करके दोनों को सॉल्व कीजिए, तब एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालिए। एक दूसरा, जब सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो सिंपल, चूंकि इस पर एक फोर्स इधर mg लग रहा है, इधर 2mg लग रहा है फोर्स, ठीक है, दोनों को एक सिस्टम मान लेते हैं। तो नेट फोर्स जो है 2mg माइनस mg वैल्यू का नीचे की ओर लगेगा। ये 2mg वैल्यू ये नीचे आना चाह रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, तो A इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्वेश्चन नंबर 34 में जाके देख लीजिएगा, डिटेल बताएं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए हम एक्सेलरेशन का डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 2mg माइनस mg, 2mg माइनस mg डिवाइडेड बाई टोटल मास सिस्टम में कितना है? 2m प्लस m, और ये हो जाएगा 2mg माइनस mg, ऊपर में mg हो गया, नीचे में 3m हो गया, मतलब g/3 एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया g/3। एंड अगेन आई रिपीट कि अगर थोड़ा भी डाउट इसमें हो रहा है तो पहले तो जाके 34 में जाके देख लीजिए, और दूसरा कि साथ साथ दोनों में ऊपर में t लगाइए, दोनों के लिए इक्वेशन लिखिए। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखिएगा? t माइनस mg इक्वल्स टू ma, इसके लिए t माइनस mg इक्वल्स टू ma, इसके लिए लिखिएगा, ये नीचे की ओर आ रहा है तो इसके लिए हो जाएगा 2mg माइनस t इक्वल्स टू 2ma, मास चूंकि 2m है तो 2ma। दोनों को सॉल्व कीजिए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम आएगा। क्लियर बात है? चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक्सेलरेशन का वैल्यू लिख रहे हैं, थोड़ा सा प्लस को इधर से हटा देते हैं, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन का वैल्यू g/3, और कितना डिस्टेंस चलने के बाद? 6.54, तो 6.54 इतना इसका वैल्यू आ गया। क्लियर है? यहाँ से कहने का मतलब हो गया कि v स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू g इंटू इतना है, तो 2 इंटू 9.8 इंटू 6.54 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है? चलिए, और यहाँ से ये VE इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 9.8 इंटू 6.54 डिवाइडेड बाई 3। और वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू स्टूडेंट 6.54 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। दोनों का स्पीड इतना आ जाता है। क्लियर है? चलिए ठीक है, स्पीड का वैल्यू हम लोग निकाल ली है स्टूडेंट। अब हम लोग निकालते हैं एक एक करके, दोनों को टाइम कितना लगेगा। तो ये तो अब क्लियर है, थोड़ा सा फिनोमेना को समझिए। ये जैसे ही 6.54 मीटर ऊपर चला तो स्ट्रिंग को काट दिया, मतलब अब ये एक्चुअल में ये जो ग्राउंड है इससे कितना डिस्टेंस पर है, कितना डिस्टेंस पे है, मतलब ये डिस्टेंस देखिए, ये टोटल डिस्टेंस देखिए ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और ये इसका अब एक्चुअल में अब यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस कितना है? ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस कितना है? तो ये है 13.06, 13.08 एक्चुअल में
13.08 और प्लस 6.54, 6.54 मतलब ये 8 4 12 2 5 1 6 6 3 9 1 19.62 ये एक्चुअल में इतना डिस्टेंस पर है, ग्राउंड से ये इतना डिस्टेंस पर है। क्लियर है? चलिए, और ये कितना डिस्टेंस पे है ध्यान दीजिएगा, ये शुरू में था 13.08, अब ये 6.54 नीचे आ चुका है, तब ने स्ट्रिंग को काटा गया है, तभी स्ट्रिंग को काटा गया है। मतलब एक्चुअल में अब ये डिस्टेंस कितना बच गया है, तो ध्यान दीजिए ये डिस्टेंस बच गया है 13.08 माइनस 6.54, मतलब ये हो गया 8 में से 4 गया 4, 0 में से 5 गया 5, 12 में से 6 गया 6, मतलब 6.54 मीटर, 6.54 मीटर। तो अब हम लोगों को सिंपल शब्दों में निकालना है कि भाई जब ये इतना 6.54 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है और ग्राउंड से कितने डिस्टेंस पर है 19.62 मीटर, 19.62 मीटर है, तब इसको ग्राउंड पर आने में कितना टाइम लगेगा। तो इसको फिनोमेना तो आप समझ रहे हैं, ये एक्चुअल में पहले ऊपर जाएगा, क्योंकि जैसे ही काटे हैं लेकिन इसका स्पीड ऊपर की तरफ था तो सीधे ये यहाँ से नीचे ऐसे आना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, ये पहले ऊपर जाएगा, इसका स्पीड धीरे धीरे जीरो होगा और स्पीड जहाँ पर फिर जीरो होगा तब उसके बाद फिर ये नीचे आएगा। तो पहले इसको ऊपर जाने में टाइम निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ से जहाँ से जीरो हुआ स्पीड वहाँ से फिर नीचे आने में कितना टाइम लगा, उसका एक तो ये तरीका हो गया लंबा चौड़ा प्रोसेस इसका टाइम निकालने के लिए। और इसका टाइम तो बहुत आसानी से निकाल लेंगे, सीधे यहाँ से यहाँ अपना इक्वेशन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस चलने में कितना, इतना स्पीड से चल रहा है तो इतना हाइट चलने में कितना टाइम लगेगा, फ्री फॉल का इक्वेशन वगैरह। यहाँ के लिए एक तो लंबा चौड़ा आपको मेथड ये बताएं कि भाई कितना पहले देखेंगे कि कितना टाइम के बाद इसका स्पीड जीरो हो रहा है, वो टाइम उसको कितना टाइम लगा, वहाँ से फिर नीचे आने में कितना हाइट गया वो हाइट मेजर करना पड़ेगा, फिर ये हाइट पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा। एक तो वो लंबा चौड़ा तरीका है। दूसरा डायरेक्ट आप, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, मोशन बाय ग्रेविटी में इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया है, तो डायरेक्टली इसको यहाँ से फाइनली घूम कर फाइनली कितना टाइम लगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। समझते हैं कैसे, मान लेते हैं, समझिए यहाँ से नाउ अब हम लोग निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल चुके हैं। नाउ अब हम लोग पहले मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग T1 के लिए निकालते हैं। नाउ फॉर m लेट T1 इक्वल्स टू टोटल टाइम, ठीक है, टेकन बाय m टू कम ऑन ग्राउंड, मतलब m जो है ब्लॉक, m वाला जो ब्लॉक है उसको टोटल टाइम T1 लगा, यहाँ से ऐसे क्या आया और फिर नीचे ऐसे आने में। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली वी हैव, देखिए हमारे पास जनरल, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को एक लाइन में सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन है S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, S स्टूडेंट क्या होता है, हमेशा ध्यान देखिए, S हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ध्यान दीजिएगा। तो ये इनिशियली इतना है, ठीक है, इनिशियल यहाँ पे ये कितना है, ये डिस्टेंस 19.62 और फाइनली फिर ये यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब है कि 19.62 डिस्टेंस से ये नीचे आ गया, ये इसका डिस्प्लेसमेंट, ये फाइनली इतना डिस्टेंस चला। ये तो क्लियर बात है, इसका फाइनल इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, चूंकि नीचे आ गया है, मतलब यहाँ पर S का वैल्यू हो जाएगा माइनस 19.62। क्लियर है? चलिए, और इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल वेलोसिटी देखिए ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ कितना इसका इनिशियल वेलोसिटी है 6.54, तो चूंकि ऊपर की ओर है तो ये 6.54। टाइम t को हम लोग T1 माने हैं, क्योंकि यहाँ से फाइनली इसको घूमकर यहाँ तक आने में T1 लगा, मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही चला। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस भले ज़्यादा इसका हुआ डिस्टेंस, लेकिन हम लोग इस रिलेशन, इस फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। क्लियर बात है, T1 प्लस हाफ। अब ध्यान दीजिएगा, फ्री फॉल, जैसे ही इसको काट दिए तो फ्री फॉल हो गया, इस पर एक ही एक्सेलरेशन g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की ओर लग रहा है, तो ये एक्सेलरेशन का हम वैल्यू लेंगे माइनस 9.8, चूंकि कंटिन्यूसली नीचे की ओर लग रहा है तो माइनस प्लस माइनस, तो यहीं पे माइनस लिख देते हैं, माइनस और ये कर देते हैं 9.8। क्लियर बात है? ठीक है, अगर बिगनर है तो यहाँ पे प्लस लिखिए और यहाँ पे इसके जगह ब्रैकेट में लिखिए माइनस 9.8। ये सब मोशन बाय ग्रेविटी का कंसेप्ट यूज हो रहा है, अब कोई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं है। t के जगह T1 का स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों को मिल गया T1 में, और इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं T1 का फाइनली सॉल्व करने के बाद इतना इसका वैल्यू आ जाता है। डिटेल मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि
T2 का वैल्यू, मतलब कि 2m जो यहाँ पर पहुँच चुका है 6.54 अब इतना हाइट पर, तब इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। ठीक है, अब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये नीचे की ओर सीधे ऐसे आ रहा है तो बहुत बार सीधे स्टूडेंट लगा देते हैं एस या एच भी लिखते हैं बहुत बार, यूटी प्लस हाफ जी टी उसका डायरेक्टली आप या तो वैसे कर लीजिए सब आपका प्लस हो जाएगा, या फिर जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया बेसिक तरीके से पढ़िए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए अब हम लोग लिखते हैं फॉर T2। अब यहाँ पर T2 क्या है, ये लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा, T2 इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई मास 2m टू कम ऑन ग्राउंड, टू कम ऑन ग्राउंड, और ज़्यादा लिखना है तो ऑडिटर में लिख लीजिए, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 6.54 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है। चलिए तो T2 के लिए हम लोग लिखते हैं, अगेन मेरे पास स्टैंडर्ड रिलेशन क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनली कितना डिस्प्लेसमेंट ये चला यहाँ से ऊपर से, ये कितना नीचे आ गया 6.54, तो माइनस 6.54 चूँकि नीचे आ गया। यू इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग यहाँ से यहाँ तक आने, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यही भी है, चूँकि नीचे की ओर है, कितना स्पीड है 6.54 मीटर पर सेकेंड, हम लोग नहीं कहते, चूँकि नीचे की तरफ है इसलिए माइनस 6.54। ठीक है, और टी के जगह हो गया T2। क्लियर है। अब अगेन जी का वैल्यू, चूँकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो जी का वैल्यू माइनस 9.8 यहाँ पर ले लेंगे, तो फिर ये प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू T2 स्क्वायर। अब देखिए सब माइनस है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6.54 इक्वल्स टू 6.54 T2 प्लस हाफ ये G 9.8 इंटू T2 स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यही चीज़ को डायरेक्टली बहुत स्टूडेंट जो है चूँकि सारा चीज़ नीचे की ओर ले लेते हैं तो डायरेक्टली यही रिलेशन लिख देते हैं, एस हो गया 6.54 इक्वल्स टू यू टी 6.54 इंटू T2 प्लस चूँकि नीचे की ओर आ रहा है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सब एक ही बात है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से देखिए हम लोगों का क्या निकल गया रिलेशन, इसीलिए ये 2 इंटू 9.8 मतलब 4.9 T2 स्क्वायर प्लस 6.54 T2, और ये इधर गया तो माइनस हो गया, माइनस 6.54 इक्वल्स टू 0। T2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गया, इसको सॉल्व करते हैं, T2 का वैल्यू देखते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व करने का T2 का वैल्यू कुछ इतना आ जाता है, चूँकि जगह नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा 1-2 स्टेप मुझे मिस करना पड़ा, डिटेल आप बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल मैथ आप समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ।